नमस्कार मित्रों, कुछ लोगों का जाना अदब की दुनिया के लिए, साहित्य की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होता है और वैसा शून्य पैदा कर देते हैं जिसको भरना एक शब्द की मुश्किल होता है, लेकिन ये असंभव है। अब ये मुमकिन नहीं होगा कि डॉक्टर गोपीचंद नारंग, जो कि लगभग 91 वर्ष की उम्र में गए, विदा हुए, उनका स्थान कोई दूसरा ले पाएगा, ये अब मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है, असंभव भी लगता है कि ये संभव है ही नहीं, क्योंकि अब वो प्रोत्साहन के दिन नहीं रहे किसी भाषा के बारे में। और दूसरी बात ये भी है कि भाषा पर धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में पकड़ भी कमज़ोर होती जा रही है। अब हम या तो अनुवाद के क्षेत्र में जी रहे हैं, भाषा अदब की दृष्टि से, सृजनशीलता की दृष्टि से, क्रिएटिविटी की दृष्टि से, और या फिर हम एक मिली जुली ऐसी भाषा के क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं जिसमें जो हर किसी भी भाषा की एक अपनी कल्चर होती है, संस्कृति, जिसमें भाषा की संस्कृति जो है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, और आज भी ये माना जाता है कि दो शख्स, माना यही जाता है कि अगर ये दो शख्स, इनकी कृतियाँ, इनका काम अगर उर्दू अदब से, उर्दू समीक्षा से निकाल दें तो भाषा बहुत ही गरीब दिखाई देगी। एक डॉक्टर शमसुल रहमान फ़ारूकी और दूसरे डॉक्टर गोपीचंद नारंग, इन दो लोगों ने अद्भुत रूप से अदब की, भारतीय साहित्य की सेवा की है, ना सिर्फ उर्दू की बल्कि पूरे समग्र भारतीय साहित्य की। वो इसलिए कहना ज़रूरी होता है कि बहुत सारी जो शैलियाँ हैं वो शायद अब तक लापता हो चुकी होती अगर डॉक्टर गोपीचंद नारंग ने मसनवी शैली पर विशेष रूप से अपना शोध कार्य प्रस्तुत ना किया होता। ये एक बड़ी अद्भुत बात होती है। और दूसरा ये है कि गालिब पर बेशक भले ही व्याख्याएं तो बहुत आईं, भाषा टीका बहुत आ गई, अनुवाद बड़े आ गए, रूपांतर भी आ गए, लेकिन उसका जो विश्लेषण है सही संदर्भ में जब देखना हो, तब डॉक्टर गोपीचंद नारंग की शरण में जाना पड़ता था, और कोई चारा नहीं था कोई भी, क्योंकि उस शख्स ने गालिब भी नहीं बल्कि मीर, विशेष रूप से गालिब और मीर दोनों को इस कदर उस शख्स ने जिया कि यदि वो दोनों होते, जीते जीते वो कहते भी हमारा तो कोई योगदान नहीं है, जो कुछ है इस बुढ़े का है, जो कुछ देन है इसकी है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी शायरी में, हमारी गज़लों में इतना दमखम है जितना इस बुज़ुर्ग तनकीदकार ने, समीक्षक ने सिद्ध कर दिखाया है। एक एक चीज़ इतनी सूक्ष्मता से, इतनी बारीकी से उन्होंने बयान की थी कि उसके कायल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी समीक्षक उर्दू के रहे, सभी ने इस बात की दाद दी कि ये डॉक्टर गोपीचंद नारंग के बराबर शोध का काम और भाषा को सजाने संवारने का काम, भाषा का एक प्रकार से पुनर्पाठ करने का काम, उसको रीस्ट्रक्चरिंग उसकी करने का काम, ये सिर्फ यही कर पाए और कोई कर नहीं पाया। ये मुमकिन भी नहीं था, जैसे इन्होंने किया वैसे मुमकिन नहीं लगता। और यही स्थिति डॉक्टर फ़ारूकी की थी। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में जो कुछ उर्दू समीक्षा के क्षेत्र में दिया, तनकीद के क्षेत्र में दिया, वो अद्भुत था। इससे पहले मित्रों, उर्दू और हिंदी के बीच में एक पुल का काम करने वाला शख्स एक और भी था, लगे हाथ उसको याद कर लेना चाहिए, थे प्रकाश पंडित। और ये बात डॉक्टर गोपीचंद नारंग भी मानते थे और डॉक्टर फ़ारूकी भी मानते थे, और बहुत सारे अदीबों ने भी ये बात स्वीकार की है कि यदि प्रकाश पंडित ने हिंदी में उर्दू शायरी की प्रस्तुति और उर्दू शायरों की प्रस्तुति इतने सशक्त ढंग से ना की होती, तो हो सकता है कि उर्दू अदब जो भाषा जो है या लिपि जो है, जो धीरे धीरे सूखती जा रही है, उड़ती जा रही है, त्यों लगता है कि उर्दू अदब बहुत लंबे वक्त तक लोगों के दिलों में
कायम नहीं रह पाएगा, लेकिन ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये यकीन प्रकाश पंडित द्वारा की गई प्रस्तुतियों से होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और उसी कारण से आज बहुत सारे लोग जो उर्दू पढ़ना और लिखना नहीं जानते, वो उर्दू अदब से बखूबी वाकिफ़ हैं। उसमें प्रकाश पंडित का भी योगदान है। यदि उर्दू समीक्षा या उर्दू में शायरी के विभिन्न अर्थों और सामयिक अर्थों और सामयिक सरोकारों से किसी का परिचय करवाया है किसी शख्स ने, तो डॉक्टर गोपीचंद नारंग। तो इन तीनों व्यक्तियों का एक अद्भुत ख़जाना हमारे पास रहा है, और तीनों ने जो खिदमत उर्दू अदब की, उर्दू समीक्षा की दी है, खिदमत की है, वो अद्भुत है अपने आप में, और उसका कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे विभूतियाँ जब जाती हैं तब लगता है कि ये शून्य अब भरना मुश्किल है, इतना काम कोई कर भी नहीं पाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में कुछ एक बातें, और मेरी इनसे आखिरी गुफ्तगू जो है वो कुरुक्षेत्र में एक मेरे अज़ीज़ हैं केशव, उन्होंने इन पर कुछ एक फ़िल्म भी बनाई थी केशव फिल्म्स की ओर से, और उस फिल्म में फिल्माने के दौरान इन्होंने मेरे साथ उनकी गुफ्तगू भी करवाई, और बहुत सारी अदबी बातों का ज़िक्र डॉक्टर गोपीचंद नारंग ने इस उम्र में भी इतनी खूबसूरती के साथ किया कि लगता है कि उम्र को भी धोखा दे रहा है शख्स। ये शख्स उम्र की सीमाओं का बंधन तोड़कर बात कर रहा है, और ऐसी होशो हवास वाली बातचीत, ऐसी बारीकियों वाली बातचीत उम्र के इस मोड़ पर मुमकिन नहीं होती। और यही वजह थी कि उनको जहां भारत में और विश्व भर में सम्मान मिले, वहां पाकिस्तान में भी बाकायदा वहां की सरकार ने इनका अभिनंदन किया, इनको सम्मान दिया, और सम्मान देने के साथ साथ वहाँ भी इनको ये मान लिया गया कि अगर उर्दू अदब के बारे में कोई अंतिम फ़ैसला, अंतिम निर्णय लेना हो किसी चीज़ के बारे में, तो उसका एक ही अंतिम निर्णायक है, और डॉक्टर गोपीचंद नारंग है। और थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं। जन्म हुआ था, कई बार एक बार हंसी मजाक में मैंने कहा क्या आपने जन्म का स्थान क्या चुना? कहते भाई मेरे ये मुकद्दर में यही नाम था, अब क्या किया जाए। तो जहाँ जन्म हुआ वो एक लैया क्षेत्र है। लैया क्षेत्र तो काफ़ी समृद्ध माना जाता है, अदब की दृष्टि से भी बहुत सारे लोग लैया क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। सुबह सुबह डॉक्टर राणा गन्नौरी भी इसी बात के संदर्भ में याद कर रहे थे कि वो हमारे लैया के थे। चांद साहब अक्सर महेंद्र प्रताप चांद याद करते थे कि वो हमारे लैया के थे। तो लैया के होने का जो गर्व है इन सब की आंखों में दिखाई देता था कि हमारा लैया वो है जिससे जहाँ पर डॉक्टर गोपीचंद नारंग का जन्म हुआ था। और मित्रों, दिलचस्प बात ये भी है कि उनके जन्म का जो गांव है, जन्म स्थान, वो गांव का नाम था दुक्की। तो कई बार मजाक में भी कहते थे कि मैं तो यक्का भी नहीं हूँ, मैं तो दुक्की हूँ, छोटा आदमी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो नाम है गांव का वो तो तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन इस नाम के विपरीत धारा में बहकर मैं जितना कुछ अदब की खिदमत कर सकूं वो ज़रूर करूं। और इस खिदमत में उनके प्रेरक उस्ताद जो थे वो स्वयं उनके पिताजी थे। वो इनके पिता जो थे वो स्वयं भी बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते थे, और धर्मचंद नारंग उनका नाम था। वो सिर्फ पर्शियन, फ़ारसी और उर्दू के अलावा वो संस्कृत के भी अच्छे विद्वान माने जाते थे और भाषाविद थे। लिंग्विस्टिक्स उनको ये कहा जाता था कि भाषा पर इनकी बड़ी अथॉरिटी है, बड़ी पकड़ है भाषा विज्ञान पर। और इसी नाते से, इसी पकड़ के आधार पर उन्होंने अपने बेटे को बिल्कुल उस तरफ प्रेरित किया कि जाओ, अदब की दुनिया तुम्हारे लिए पड़ी है और बहुत सारे ख़जाने मैं दिए जा रहा हूँ, बाकी ख़जानों की तलाश तुम करो, और तुम यकीनन अपना और अपने ख़ानदान का नाम और अपनी अदब का नाम, साहित्य का नाम जो है, उर्दू शायरी का नाम, उर्दू तनकीद का नाम, तुम निश्चित रूप से उस नाम को चमकाओगे, आगे बढ़ाओगे। मुझे इस बात का यकीन है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और उसके बाद पूरी लगन के साथ ये लग गए। इन्होंने पीएचडी उर्दू अदब में ही की, एमए जो है वो भी
अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी इन्होंने, और उसके बाद बहुत सारे विदेशी जो विश्वविद्यालय थे उन्होंने इनको एमाइरेट्स प्रोफेसर की पदवी भी दी। आजीवन रूप से एक टीचर माना इनको कि जब तक रहेंगे इनका नाम हमारी फैकल्टी के साथ जुड़ा होगा तो हमारी फैकल्टी बड़ी अमीर, बड़ी समृद्ध दिखाई देगी। शुक्रिया दोस्तों।